वालेकुम। लेक्चर 70 स्टार्ट करते हैं कैप 1 का। पेज 382 पे आ जाएं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग, पेज 382, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बैठ जाओ, आज रेस्ट है, कल फिर खड़े होंगे। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एमसीक्यूज हैं। विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर सेपरेटली आइडेंटिफाइड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी? ओनर्स की ट्रांजैक्शंस और नॉन ओनर ट्रांजैक्शंस ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये तो दोनों ही एक चीज है भाई, ये तो दोनों ही नॉन ओनर वाली हैं बेसिकली। तो अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 अपना ओपन करें ना जी, जो सबसे पहली बात आपको पढ़ाई थी उसमें यही बात लिखी हुई थी, द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी शोज सेपरेटली स्टेटमेंट इन इक्विटी सेपरेट्स ओनर एंड नॉन ओनर चेंजेस इन इक्विटी, ठीक है। तो ये एमसीक्यू 1 का आंसर था। ओके, तकरीबन 20 तक एमसीक्यू किए हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करेंगे। ओके जी, 1 इज ओवर। को मसला है तो बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ट्रांजैक्शन विद ओनर्स? शेयर कैपिटल, ये तो ओनर ही घर से लाते हैं। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, ये कंपनी ओनर से ही वापस खरीदती है अपने शेयर्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये कंपनी कमाती है, ये ट्रांजैक्शन विद ओनर्स नहीं है। बोनस शेयर्स, ये भी ओनर्स को ही इशू होते हैं। तो इसका मतलब सेकंड एमसीक्यू का सही आंसर है सी। ओके, कितने बच्चों ने एमसीक्यू सारे कर लिए? काफ़ी हैं वैसे, लेकिन बाकी जो हैं वो अगली बार कर लेना, जब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मिस हो रही है फिर आवाज़, अगली बार कर लें, अगली बार जब दोबारा ये पर्चा पढ़ना पड़े तब कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर 3, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू रेज इज कॉल्ड ऑथराइज। ये तो आसान थे। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स कंपनी ऑफर्स टू सब्सक्राइब इज कॉल्ड इशूड। द मॉनेटरी वैल्यू दैट इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड टू बाय, इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड टू बाय, भाई अभी बाय नहीं किया, कमिट किया, तो उसको कहते हैं सब्सक्राइब, ठीक है जी। और लास्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम शेयरहोल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ इट्स शेयर्स इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ये तो आसान थे। 7 को आफ्टर ईपीएस पढ़ेंगे। 8 पे आते हैं। अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट इंडिकेट्स दैट, मिसाल के तौर पे हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस 15 है, ठीक है। तो ये नेगेटिव कब होगा? जब हम डिविडेंड मिसाल के तौर पे देते हैं इसमें से 20, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या ख्याल है? यस नहीं, यस नहीं, डिविडेंड इतना बांटेंगे जितने प्रॉफिट्स ही नहीं पड़े। डिविडेंड तो है ही प्रॉफिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, तो कभी भी ये डिविडेंड इतना नहीं बढ़ सकता जितनी अर्निंग्स में पैसे पड़े ही नहीं है। मैक्सिमम भी क्या कर सकते हैं, जो कि नहीं करते होते, 15 ही बांट देते, वो भी नहीं पूरा बांटते होते। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि हाँ डिविडेंड को 1-2 रुपए दे दिए थे हमने, 2 रुपए डिविडेंड दिया था मिसाल के तौर पे, ठीक है। लेकिन हमें इस साल प्रॉफिट की बजाय क्या आ गया? लॉस फॉर द ईयर, और 18 रुपए का लॉस आ गया। तो 18 का अगर लॉस आ गया तो क्लोजिंग बैलेंस क्या बन जाएगा बताओ? -5। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बजाय अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो होते हैं, यानी कि लॉसेज इतने आए कि उन्होंने प्रॉफिट्स को भी खत्म कर दिया और फिर लॉसेज नजर आ रहे हैं। नेगेटिव बैलेंस की सिर्फ ये वजह हो सकती है, ठीक है ना। अगले साल 5 है, अगले साल प्रॉफिट आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मिसाल का प्रॉफिट आ जाता है 10 रुपए का, तो ये 22 रुपए का, तो ये क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव, कितना? 17 पॉजिटिव। और अगर अगले साल भी मजीद लॉस आ जाता है 11 रुपए का, तो ये कहां पहुंच जाएगा? बात समझ रहे हो? तो नेगेटिव बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में ये इंडिकेशन होती है कि कंपनी के अक्यूमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या कहा। अ डेबिट बैलेंस ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज मेड मोर डिविडेंड पेमेंट देन प्रॉफिट। नहीं, ये नहीं हो सकता। डिविडेंड पेमेंट प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, ये नहीं हो सकता। कंपनी हैज अक्यूमुलेटेड लॉसेस, हाँ ये तो सही लग रहा है, ठीक है। कंपनी हैज रिडीम्ड सम ऑफ इट्स शेयर, नहीं रिडेम्पशन, अब क्योंकि एंट्रीज तो वो एग्जांपल तो काट दी है, वो अगर की हुई होती तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आती कि रिडेम्पशन को भी आप जो है वो इतना नहीं मतलब रिडीम करके रिटेन अर्निंग्स खत्म करते कि वो नेगेटिव ही हो जाए, इसकी वजह से भी नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट इज कंपनी हैज इशूड बोनस शेयर्स। वो बोनस शेयर्स का मतलब भी डिविडेंड ही होता है, मतलब डिविडेंड इतना तो नहीं बांटेंगे कि रिटेन अर्निंग से भी ज्यादा करके और नेगेटिव कर जाए उसको, ठीक है। इसका मतलब 8 का आंसर बी था। समझ आता है? मैं समझा नहीं आपकी बात। लाइक दिस लॉस फॉर द ईयर आ गया, बचपन में वापस जाओ।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट आता था तो कैपिटल में ऐड करते थे, लॉस आता था तो माइनस करते थे वहां जाके। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आकर रिटेन अर्निंग्स की तरफ शिफ्ट हो गया। प्रॉफिट्स आते हैं तो रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाते हैं और लॉसेज आएंगे तो रिटेन अर्निंग्स को कम करेंगे। अब हर साल लॉस आता रहा, आवाज मिस हो रही है, हर साल लॉस आता रहा, इतना लॉस आया कि अल्टीमेटली प्रॉफिट ही खत्म हो गया। बिजनेस चले जा रहा है, लॉस आए जा रहा है, तो लॉस में कहीं तो जाना है ना, कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में जाएगा। तो क्यों नहीं जाएगा? जाता रहेगा। लॉस पे कंपनी चलाते रहो, ये फिगर एक्यूमुलेट होती चली जाएगी। जब कोई प्रॉफिट्स आएंगे तो इसको खत्म करके वो प्रॉफिट्स की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, चलें आगे। नंबर 9, अच्छा नंबर 8 के बाद एकदम से जंप करके आखिरी एमसीक्यू पे आए। कुछ बच्चे कहेंगे ये सेम है, असल में सेम नहीं है, इसके साथ अटेम्प्ट नहीं लिखी हुई थी। ये मार्च 2020 में आईकैप का, तो आईकैप के एमसीक्यूज कभी कभी किताब वाले भी 2-3 मौकों पे ऐसा हुआ है जो किताब के एमसीक्यूज है ना, इन्हीं में से ही कोई पेपर में भी आ जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू 36 सेम एज 8 है। ओके, इसके साथ लिख लें, मैं अगली बार अब लिख दूंगा, अटेम्प्ट लिखना भूल गया था। ठीक है, मार्च 2020 में ये एमसीक्यू आया था, सेम वही एमसीक्यू है जो 8 करके आए हैं, पढ़ लेना आप बेशक। ओके, तो दोनों में से एक होना चाहिए था, लेकिन मैंने दोनों इसलिए लिखे रहने दिए कि पास पेपर वाला और वो किताब वाला आपको नजर आए कि हाँ जी ये सेम भी आ सकते हैं जो एमसीक्यूज जो। अच्छा, एमसीक्यूज तैयार खुद ब खुद हो जाते हैं जब टॉपिक तैयार होता है। तो अभी हम कर रहे हैं एमसीक्यूज, तो जब हमने सवाल किया, थ्योरी भी पढ़ी, सब कुछ देख लिया, तो अब एमसीक्यू की क्या मजाल है कि वो ना हो। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज पहले तैयार नहीं हो सकते, और टॉपिक पूरा तैयार हो जाए तो फिर ये करवाओ या ना करवाओ तैयार होते हैं। वो अलग बात है कि आगे 16 और 36 पहले 2 टॉपिक्स के अलावा बाद में मैं साथ साथ एमसीक्यूज आपको करवाता चला आ रहा हूँ। ठीक है, जो रह गए हैं आपको पता है एंड के ऊपर फिर हमने जाके जो गैप्स रहते हैं उनको फिल तो करना ही है। जैसे फुली टेक्सटेड एसिड वाला सवाल करना है, असल में ना वो कहीं यूज नहीं हुआ, लेकिन कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट के तौर पे आ सकता है, तो पढ़ाऊंगा तो सही, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ा लेंगे। नहीं जरूरत पड़ेगी तो एंड पे जाके मैं बैठ के सारा कुछ देखता हूं, जो गैप एनालिसिस होता है वो कर लिया जाता है। ठीक है, चलें वापस आए। नंबर 9, अ कंपनी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 80 मिलियन। आना भी लेट है, आना भी सामने, बैठना भी सामने है, सारों को डिस्टर्ब भी करना है। अगेन मिस हो रही है यार आवाज। कंपनी हैज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 80 फॉर द ईयर 30 जून 19। It has a share capital of 500 million. During the year, company has declared interim dividend of 10%. पहली बात, ये 10% 80 पे लगेगा या 500 पे? यानी इस 10 को मल्टीप्लाई करना है 500 से और 50 रुपए डिविडेंड होना चाहिए। ये बात तो समझ आ गई। अब ये डिविडेंड कैश है कि बोनस? खामोश है तो कैश ही अज्यूम करेंगे ना, नॉर्मल। ठीक है, अगली बात, ये इंटरिम है कि फाइनल? अब 19 के साल का इंटरिम कहाँ नजर आता है? 19 में। और अगर 19 के साल का फाइनल होगा तो वो 20 में पे होगा। लेकिन एक बात कल पढ़ा दी थी, हालांकि वो IAS 10 में आनी है, लेकिन कोई 1-2 MCQ वहां से बन सकते हैं, इसलिए पढ़ा दी थी कि 19 का जो फाइनल है वो पे तो 20 में होगा, लेकिन उसको लिख देना है 19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, डिस्क्लोजर लाजमी है। ठीक है, तो ये तो इंटरिम डिविडेंड है 50 रुपए का। वो कहता है हाउ दिस डिविडेंड शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। हाउ इट शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी, तो ये कैश डिविडेंड है, 19 का इंटरिम है, 19 में ही आना है, तो 19 की रिटेन अर्निंग्स में से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, किसको? 80 के 10% 8 को, या 500 के 10% 50 को? रुपीज 8 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। नहीं जी, गलत बात है। रुपीज 50 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग, हाँ ये सही लग रहा है। सी 50 मिलियन डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट ऑन लॉस एज फाइनेंस कॉस्ट। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात कर दी। इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, ओनली डिस्क्लोजर शैल बी मेड। नहीं, ये इसके बारे में नहीं है, वो फाइनल के बारे में है। ठीक है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंपनी हैज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 80। वही सेम चल रहा है, रिक्वायरमेंट बदल गई है। हाँ, ये बदल गया। यहां पर क्या था? यहां पर क्या था? डिक्लेयर्ड, इतने गुस्से वाला हाइलाइटर है ये तो, डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड। और यहां पे क्या कह रहे हैं जी? प्रोपोज्ड फाइनल डिविडेंड। ठीक है, जस्ट आफ्टर ईयर। 19 का फाइनल है ना, तो 19 में नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो कहते हैं हाउ दिस इवेंट शैल बी प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 19। तो भाई इसको 19 के फाइनल को 19 की रिटेन अर्निंग्स में माइनस ना करा देना, बल्कि इसका सिर्फ क्या होता है? डिस्क्लोजर। तो क्या 8 मिलियन डिडक्ट होगा रिटेन अर्निंग्स में से? 8 मिलियन तो वैसे ही गलत है। 50 मिलियन डिडक्ट होगा रिटेन अर्निंग में से? नहीं। 50 मिलियन डिडक्ट होगा प्रॉफिट, ये तो हो ही नहीं सकता। इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, यस यस, इट शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, ओनली डिस्क्लोजर शैल बी मेड। ये बात हो गई थी क्लास में। ठीक है, चलें आगे। Which two of the following are usually shown in statement of change in equity when right issue of shares is made? शेयर कैपिटल बढ़ता है, शेयर प्रीमियम भी बढ़ता है। डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम राइट इशू पर थोड़ा ही होता है। ठीक है, शेयर प्रीमियम को हमने कहा था कम करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें यूज हो सकती हैं, एक बोनस शेयर्स इशू हो, दूसरा इशू कॉस्ट हो।
उसके अलावा शेयर प्रीमियम कम नहीं होता किसी से। हाँ, शेयर प्रीमियम बढ़ता जरूर है जब नए शेयर इशू हो और प्रीमियम पे हो। तो राइट शेयर वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजुअली शोन, ये नहीं कि मस्ट, अगर फेस वैल्यू पर शेयर इशू किए हैं तो फिर शेयर प्रीमियम हिट नहीं होता, डिस्काउंट पर किए हैं तो फिर भी शेयर प्रीमियम हिट नहीं होता, शेयर डिस्काउंट का नया अकाउंट आता है, लेकिन शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से ही लाजमी जा रहा होता है। तो बहरहाल वो कहता है जब राइट शेयर इशू होते हैं तो ए और सी नॉर्मली हिट होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स और शेयर प्रीमियम शेयर इशू करते हुए। राइट शेयर इसका मतलब बोनस शेयर नहीं होता, राइट शेयर लिखा हुआ है ना, राइट शेयर मतलब शेयर इशू किए हैं पैसे देकर, लेकिन मकसद सिर्फ ये कि जनरल पब्लिक की बजाय उसको एग्जिस्टिंग मेंबर को दे दिया, इसलिए राइट शेयर्स कह दिया, ठीक है ना। तो राइट शेयर्स इज नॉट अ बोनस इशू, तो इसलिए वो शेयर प्रीमियम को कम नहीं कर सकता, ये रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाना कम करना नहीं है, वो सिंपल सी बात है, पैसे लिए शेयर इशू किए हैं, अगर प्रीमियम पे होंगे तो ये दोनों अकाउंट हिट हो जाएंगे। एमसीक्यू तैयार हो जाते हैं ना टॉपिक के साथ साथ ही, ठीक है। Which two of the following are shown in statements in equity when bonus issue, यहां पे क्या था, when right issue of shares is made, तो क्या नजर आता है, यहां पे क्या कह रहे हैं, when bonus issue of shares is made, तो यूजुअली कौन कौन सी दो चीजें नजर आती हैं, शेयर कैपिटल बिल्कुल, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम नहीं, डिक्रीज इन शेयर प्रीमियम ये तो है, डिक्रीज इन रिटेन, इंक्रीज इन रिटेन तो हो नहीं सकता। हाँ, अब यहां पे मसला तब आता अगर उन्होंने यहां पर डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स लिखा होता, तो आपने देखा है दोनों तरह की एंट्रीज हो सकती हैं, शेयर प्रीमियम की, बोनस इशू की, शेयर प्रीमियम से भी रिटेन अर्निंग। ऐसी सूरत के अंदर जो बच्चा रिटेन अर्निंग को टिक करता, जो बच्चा शेयर प्रीमियम को, दोनों को जवाब का, सवाल का सही जवाब का आंसर मिलना था, ठीक है ना। इसलिए ऐसे एमसीक्यूज को डालते ही नहीं है जिसमें दो ऑप्शन हो सके आपके पास, तो वो गलती में दूसरा कर दे तो वो भी सही करना पड़े, ठीक है। एनीवेज ये शेयर कैपिटल बढ़ता है और दूसरा शेयर प्रीमियम कम हो सकता है, रिटेन अर्निंग भी कम हो सकती है, लेकिन यहां पर सिर्फ शेयर प्रीमियम कम ना, तो बोनस इशू कैन बी मेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम ना, तो ए और बी को मसला है तो पूछ ले। ये जिन्होंने एमसीक्यूज किए हुए हैं ना, ये उनके साथ डिस्कशन चल रही है, किसने किए हुए हैं, हाँ, ये इन बच्चों के साथ मेरी बातें हो रही है, बाकी लोग तो अगली बार दोबारा जब आएंगे तब फिर पढ़ के आएंगे पहले, फिर उनके साथ बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है वो नियत कर लें अभी भी पढ़ने की, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज से, कल नहीं, आज से पढ़ना शुरू कर दो। मोर देन 40% सिलेबस अभी पढ़ा है जो शुरू हुआ है, मैं IAS 8 को बीच में डाल दूं, तकरीबन 50% के लगभग 40% अभी हमने IAS 8 करना, फिर हमने EPS करना है, कैश फ्लो करना है, NPO करना है, फ्रेमवर्क भी है, तो ये टॉपिक्स रेशियोज हैं, ये मस्ट अपीयर टॉपिक्स हैं, तकरीबन 40% से ऊपर सिलेबस है, और आसान भी है क्योंकि सारी बुनियादें बनी पड़ी हैं, 70 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं, अब जिस चीज को हाथ डालते हैं वो हमें समझ आ रही होती है, सिर्फ टॉपिक नया आता है थोड़ा सा। तो अभी से भी नियत कर लेना बच्चों कि आज से जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको एग्जाम लेवल पे रखेंगे, 31 जनवरी तक ये 5-6 टॉपिक्स तैयार होंगे, EPS, IAS 8, कैश फ्लो, NPO, रेशियोज, फ्रेमवर्क, ये 6 टॉपिक्स तैयार हैं। तो जब प्रेप लीव शुरू होगी तो सबसे पहले इन्हीं को रिवाइज करके 2-3 दिन में फारिग कर दोगे, तो बिल्कुल करंट होंगे, और फिर पिछले वालों को शुरू करोगे। तो मॉक से पहले एक अच्छी रिवीजन होगी, फिर मॉक के बाद एक रिवीजन होगी, फिर पेपर से पहले आप इधर पढ़ के चले जाते हैं, पर्चा पास क्यों नहीं होगा। लेकिन अभी से भी नियत कर लो तब, लेकिन अब भी नहीं करोगे बेटा तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, सिर्फ आखिरी महीने में पढ़ने से नहीं काम चलेगा। तो अभी भी नियत कर लें, बिगड़ा कुछ भी नहीं है, क्लासें सारी पढ़ी हुई हैं, चीजें सारी आती हैं, पिछले की रिवीजन अब छोड़ो, टर्म टेस्ट भी हो गया, अब एंड पे जाके करेंगे। अब जो अब पढ़ रहे हैं, ये जो IAS 8 से शुरू हुआ है, इसमें गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। ये टॉपिक्स में से ICAP कल पेपर ले ले, जो पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ा हुआ है आप तैयार हो उसके लिए, तो ये अभी से नियत कर लें, नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी बेटा, फिर अब पछताए क्या हो जब चिड़ियां चुग गई, खेत क्यों होता है, खोत होना चाहिए ना। अच्छा जी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिलेटिंग टू इश्यू ऑफ शेयर्स आर यूजुअली डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं, शेयर कैपिटल नहीं, रियल सरप्लस नहीं, शेयर प्रीमियम यस। अगर इस एमसीक्यू में रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ जाता तो फिर थोड़ा मसला होता, दोनों में हो सकता है, तो उसमें फिर जिसको आप टिक करते हो उसका आंसर आपको, उस आंसर का सही उसके मार्क्स मिल जाते, ठीक है। 14, if there is no balance in share premium account, transaction costs related to issue of shares are usually debited to retained earnings, इधर तो कोई नहीं जाता कुछ भी, ठीक है। आपकी फेवरेट एंट्री इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट कम और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट ज्यादा, इंक्रीज इन रिवेन्यू सरप्लस नो, डिक्रीज इन सरप्लस एंड इंक्रीज यस, डिक्रीज इन नो डिक्रीज, दोनों डिक्रीज कैसे हो सकते हैं, और नो इफेक्ट नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, डन। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज फ्लोइंग बैलेंसेस, बह रहे हैं ये बैलेंसेस, ऑन 1 जनवरी 19, पकड़े इनको, पकड़ लिया, शेयर कैपिटल है 100 मिलियन रुपए का और 100 ईच है, तो मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, देखो ना, 100 डिवाइडेड बाय ₹10 करोगे, फेस वैल्यू 10 है ना, तो 100 तो ये कितना आया, 1 मिलियन शेयर्स, ठीक है ना, 1 मिलियन शेयर्स।
ओके तो ये ₹100 शेयर ऑफ ₹100 ईच इनके पास पड़े हैं, ठीक है। शेयर प्रीमियम है, सरप्लस है, रिटेन अर्निंग्स है। द कंपनी हैज मेड अ राइट इशू ऑफ 1 for 5 शेयर्स 20%। हर 5 वाले को 1 मिला तो 100 वाले को 20, ये मतलब होता है। हाँ करता हूँ 20%। तो 20% बोल रहा था ना, वही लिखा गया जी। अच्छा अब वो कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ रिक्वायरमेंट पढ़ना सबसे अहम होता है एमसीक्यू में। पूछ क्या रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी एज एट 31 दिसंबर 19। एक तो सिर्फ शेयर कैपिटल का पूछ रहा है और दूसरा क्लोजिंग पूछ रहा है, सिर्फ राइट इशू की बात ना कर देना। अब मैं अगर एंट्री कर भी दूं ना, वैसे दिमाग में आपने करनी है एंट्रीज की, ठीक है। एंट्री क्या है जी, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम। मुझे ना इससे कुछ लेना देना है ना इससे कुछ लेना देना। उसने मुझसे पूछा शेयर कैपिटल में क्या है। अब 1 मिलियन शेयर्स हैं, इसको 20% से मल्टीप्लाई करो तो 0.2 मिलियन शेयर्स आपने इश्यू किए हैं, ऐसे ही है। अब 0.2 मिलियन शेयर्स इनटू शेयर कैपिटल के अकाउंट में तो चाहे 145 पर शेयर पे इशू किया है, हमने 100 ही लिखना होता है, फेस वैल्यू से ऊपर तो कुछ आ नहीं सकता, ठीक है। और सही है, तो कैश और शेयर प्रीमियम से कुछ लेना देना नहीं था। ये कितना आता है 20, ठीक है। लेकिन ये एंट्री नहीं करनी है, जबानी दिमाग में सोच लेना है ना, शेयर कैपिटल में क्या जाएगा 20। अब वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है 31 दिसंबर 19 पर शेयर कैपिटल का क्या बैलेंस होगा चेंज इन इक्विटी में। तो ओपनिंग 100 पड़ा था, 20 मजीद बढ़ गया तो क्लोजिंग 120 ₹120 मिलियन। तो सही है 17। सेम एमसीक्यू है, लेकिन सेम एमसीक्यू सारा, लेकिन रिक्वायरमेंट बदल गई। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम शैल बी प्रेजेंटेड। अब बाकी चीजों की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे शेयर प्रीमियम का बता दो। 0.2 इंटू ₹45.9। अब देखो ओपनिंग शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम 30 है, मजीद 9 से क्रेडिट हुआ बढ़ा तो क्लोजिंग में कितना आ जाएगा। भाई ये समझ आ रहे हैं, ज्यादा तेजी से तो नहीं हो रही है, आसान सी बात है। 30 + 9 ₹39 मिलियन। देखो बच्चों ये टॉपिक तैयार है तो एमसीक्यू तैयार है, आप देख रहे हैं। इक्का दुक्का आ भी जाता है, नहीं समझ आता, कोई बात नहीं है भाई। 100/100 किसने लेना है, कोई जरूरत नहीं है, आपने क्यों लेना है। 50 नंबर ले लें बस, ठीक है, पेपर पर्चा पास हो जाएगा। तो कोई एक आधा आ भी जाता है जो नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं। आप ये तो देखो भी 17 एमसीक्यूज कर लिए हम, ठीक है। इसमें कोई एक आधा दुक्का में शायद मसला आया हो, मेरे ख्याल में उसमें भी नहीं आया। हालांकि हमने एमसीक्यूज अलग से तो नहीं तैयार किए, पर मैंने नहीं छेड़ा इन एमसीक्यूज को जब तक मैं थ्योरी भी नहीं पढ़ा चुका, क्योंकि थ्योरी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी। ऑथराइज इशू सब्सक्राइब वाले शेयर कैपिटल एमसीक्यू आ रहे हैं, वो डिस्क्लोजर वाली बात एमसीक्यूज में आ रही है। तो ये सारी बातें जब टॉपिक पूरा होता है तो तैयार हो जाती है, एमसीक्यूज तैयार होते हैं, ठीक है। कोई करवाए या ना कराए, एमसीक्यूज तैयार होते हैं, ठीक है। पर हम तो कर रहे हैं। अ कंपनी हैज सॉल्विंग, वही चल रहा है। लेकिन कंपनी हैज मेड, यहां पर कंपनी हैज मेड राइट इशू था, वही सवाल आगे बढ़ा, राइट इशू था, लेकिन यहां पे कंपनी हैज मेड बोनस इशू 2 for 5 10%, ऐसे ही है। हाँ अच्छा जी सुनो, अब व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड। अब ये बोनस इशू है, ठीक है, बोनस इशू है। ये 100 है प्लस इसी के ऊपर परसेंटेज लग जाती है ना, 100 का 40%, ऐसे ही है ना। तो ये 100 का 40% नए शेयर इशू होने, और ये हमेशा फेस वैल्यू पर आता है। तो ये 40 मिलियन बन रहा है, ठीक है। और क्लोजिंग कितना बन जाएगा 140। 100 पड़ा था, मुफ्त में 40 का और शेयर कैपिटल बांट दिया, क्लोजिंग 140 है, यही रिक्वायरमेंट है। व्हाट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल शैल बी प्रेजेंटेड इन चेंज इन इक्विटी एट 31 दिसंबर 19। तो आंसर इज ₹140 मिलियन, ठीक है, सही है। बस ये 2 और कर लें, इसमें थोड़ा सा मसला इसलिए है, कंपनी ने बोनस इशू किया है 2 for 5 वाला, वही यानी 10%, ठीक 40%। अच्छा अब सुनो, पिछला सवाल था शेयर कैपिटल में क्या आना है, तो वो तो आपको पता है हमेशा शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू क्रेडिट हो जाती है। लेकिन डेबिट में ना 2 ऑप्शंस हैं, डेबिट में 2 ऑप्शंस हैं। अब हमारा सवाल वही चल रहा है, लेकिन वो कह रहा है शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग बता दो। अब यहां पे दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं। ओपनिंग सवाल ने बताया हुआ है शेयर कैपिटल का 100 है, शेयर प्रीमियम का 30 है, सरप्लस 20 है, रिटेन्ड अर्निंग्स 35 है, ठीक है। अब 40% का मतलब 40 मिलियन है। बोलो जब ये बोनस इशू किया तो अब असल ज्यादा मसला यहां पे ना होता, अगर यहां पे मिसाल के तौर पे 125 लिखा होता,
तो हम कहते हैं जी सारा 40 यहाँ से निकल गया, एक ऑप्शन ये है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है, नहीं जी हम ऐसा नहीं करना चाह रहे, हम तो चाह रहे हैं कि 30 ये खाली कर दें, ठीक है, और 10 इधर से दे दें। तो ये दोनों ऑप्शन ही सही थे, आंसर सही होता, ठीक है। अब मसला ये हुआ कि इधर पड़ा ही कितने 35, ठीक है। अब दोनों ऑप्शंस अभी भी चल सकते हैं, लेकिन अब देखो ना, कॉमन सेंस की बात है, सारा रिटेन अर्निंग खत्म कर दो, बोनस इशू करते हो, शेयर प्रीमियम पढ़ाओ, उससे बेहतर क्या है, शेयर प्रीमियम को यूज करो। तो बोनस इशू का 30 शेयर प्रीमियम से कर लिया और 10 नहीं, हाँ 10 यहां से निकाल दिया, तो शेयर प्रीमियम का क्लोजिंग क्या बन गया, 0। ओके, तो इसका आंसर क्या कर दोगे, 0। ओके, अगली बात, ओ कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेस कम जनवरी, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, वही सवाल, सेम सवाल 100, रिटेन अर्निंग्स 35 और रिवन सरप्लस 20, ठीक है। शेयर प्रीमियम लिखा ही नहीं मैंने, चलो ठीक है, जरूरत पड़ेगी लिख लेंगे। अच्छा, ऑन 2 जनवरी 19 साल के दूसरे दिन, या गालिबन हाँ दूसरे दिन, ऑल द रीवैल्यूड एसेट्स वर डिस्पोज फॉर नवे, जितने के मर्जी बिके हैं, हमारे मतलब की बात क्या है, बिक गए हैं। अब अगर रीवैल्यूड एसेट्स सारे ही बिक गए हैं तो 2 एंट्रियां करते थे, याद है डिस्पोजल के वक्त, एक डिस्पोजल की और दूसरा जितना सरप्लस पड़ा है उसे रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करने की। याद करें, कुछ पुरानी पड़ी बातें भूले ना। तो डिस्पोजल पर जितना सरप्लस पड़ा होता है रीवैल्यूड एसेट का, वो ट्रांसफर हो जाता है रिटेन अर्निंग्स में। अब जितने एसेट्स थे सारे बिक गए, तो सरप्लस भी सारे का सारा कहां चला जाएगा, रिटेन। तो पहली बात तो यहां पर हमें यह पता लगी कि आपने ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग कर देना है, कितना, 20 पूरे का पूरा। ये बात समझ आती है, क्यों किया ऐसे, क्या ये इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री है ना, इंक्रीमेंट नहीं, सारे रिवैल्यूड बिके हैं, उनका सारा सरप्लस रिटेन अर्निंग रियलाइज कर लिया हमने। याद है ये एंट्री, यार डिस्पोजल के साथ दूसरी, मैं दिखा देता हूं जाके, कहते हो याद करें, डिस्पोजल के वक्त अगर सरप्लस पड़ता था तो 2 एंट्रीज होती थी, एक डिस्पोज करने की एसेट को, और दूसरा हम कहते थे अब सरप्लस का क्या करें, उसको भी उठाने का था, जो करते आए वही कर दे, रिटेन अर्निंग्स में फेंक दे, इवन सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, और टोटल अमाउंट ही निकाल के फेंक देते थे। याद आया कुछ थोड़ा याद है, थोड़ा यादें माजी अजाब बनी हुई है आपके लिए कि जो नहीं आ रही है आपको जी। अच्छा, अब नेक्स्ट, प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 32 मिलियन, चलो ये भी लिख लेते हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने, 32, ये भी इधर आके ऐड होगा। आई कहता है इंटरिम डिविडेंड ऑफ 5% वाज पेड, जाहिर है इस साल का है, जुलाई 19 के अंदर पे हो गया, और फाइनल डिविडेंड हैज बीन प्रोपोज्ड, ये फाइनल ऑफ 1920 में आएगा ना, ठीक है। तो इंटरिम तो आएगा, इंटरिम डिविडेंड कितना है जी, 5% ऑफ व्हाट, 5% ऑफ ओपनिंग शेयर कैपिटल बैलेंस, और वो है 100 इंटू 5% इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। सवाल खामोश है तो कैश डिविडेंड, ठीक है, ओके। उसके बाद फाइनल डिविडेंड का तो सिर्फ डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। तो इसका मतलब सवाल की रिक्वायरमेंट असल में क्या है, व्हाट अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स शैल बी प्रेजेंटेड, ठीक है, एज एट 31 दिसंबर 19। तो बाकी सब कुछ हो गया ना, तो फिर ये क्लोजिंग बताओ कितना आ रहा है, 82, चेक कर लो, आंसर यही है, 82 मिलियन, ठीक हो गया जी। बाकी एमसीक्यूज लाजमी अब कर लीजिएगा, अब देखते हैं कल इसका टाइम निकाल कर इसको करें। जी बच्चों, ये क्वेश्चन हम कल करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। मैं इसको जल्दी से रिवाइज भी करवाता हूँ, ठीक है। वर्किंग्स कर ली थी, बाकी सारा काम आज करेंगे, इस पर आधा घंटा लगे, पौना लगे, जितना मर्जी लगे, ठीक है। हमने इसके अंदर जो है वो नोट भी बनाया, जनरल एंट्री पिछली क्लास में नहीं हो सकी, इसलिए आप भी नहीं करेंगे, ठीक है। डिपेंडेंट्स, अच्छा जी, ये सारी बातें कल हमने कर ली थी। वंडर लिमिटेड इज एंगेज इन सेल ऑफ टेक्सटाइल, अपना ये सब सामने रखिए, वंडर लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेल ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी, पेज नंबर 415 है, अभी तक ढूंढे जा रहे हैं पेज, पता नहीं घर पे
कितने बच्चों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 को 2 बार किया था घर पे? इनको बहुत फायदा होने वाला है अब इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह। खामोश रहेंगे बच्चों। Wonder Limited is engaged in manufacturing and sale of textile machinery. Following are the draft extracts of statement of financial position and comprehensive income for the year 30 जून 15, 14, 15, 14 ये दो गिवन थे। हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से कंपेयर करें तो उसमें हम 3 में खड़े थे, तो हमें इनकम स्टेटमेंट 2 और 3 की गिवन थी और बैलेंस शीट 2, 3 और 1, 2 और 3 की गिवन थी। इस सवाल और हर सवाल को ना इससे आगे कंपेयर किया करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से। इसलिए नहीं कहा था कि आपको टाइम वेस्ट कराना था, इसलिए कहा था कि 2-3 दफ़ा करने से ये आपके दिमाग में बैठा होगा, हर वक्त इसको कंपैरिजन करके आप सवालों को देख रहे होंगे, कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे सवाल में हम खड़े 15 में हैं और हमें 15 और 14 की इनकम स्टेटमेंट गिवन है और 15 और 14 की ही बैलेंस शीट गिवन है, 13 की बैलेंस शीट गिवन नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगली बात तो बाद में करते हैं, पहले जरा ये देख लें। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन द प्रेपरेशन ऑफ अबव स्टेटमेंट्स। जिससे पहली गलती क्या थी, 1 अक्टूबर 13 पिछले साल में, ये पिछले साल में हम 15 में खड़े हैं, 14 में यहाँ कहीं एक गलती हुई है। ठीक है, 1 अक्टूबर, ये कल की लिखी हुई चीजें हैं, 1 अक्टूबर 13 पर एक रिपेयर कॉस्ट थी 20 मिलियन की, इरोनियसली गलतली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो मैंने कहा था जबानी कर लिया करो, जबानी कर लिया करो दिमाग में। रिपेयर एक्सपेंस है तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना था, नहीं जबानी करना तो ना करो, अपने साथ ही वहीं पे रजिस्टर पे, पर्चे पे, कहीं पे ओरिजिनल रॉन्ग छोटा छोटा लिख लिया करो बगैर फिगर के। ठीक है, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होना चाहिए था, हो गया पीपीई डेबिट कैश क्रेडिट। सही करने के लिए कर दोगे रिपेयर एक्सपेंस डेबिट पीपीई क्रेडिट। ये एंट्री हमने पास की थी 2014 में। ठीक है ना, 14 की गलती थी, सही कर दी, सही हो गई। लेकिन मसला ये है कि डेप्रीशिएबल एसेट है, तो अगर ये एसेट गलत हुआ पड़ा था, इसको सही करना है तो फिर डिडक्शन भी होगी। अब लंबी सोच की बजाय शॉर्टकट हमने करेक्शन ऑफ एरर में क्या सीखा था, करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में क्या सीखा था कि एसेट बढ़ रहा है तो डिडक्शन भी बढ़ा दो, एसेट कम हो रहा है डिडक्शन भी कम कर दो। यहाँ पर एसेट क्या हो रहा है रेक्टिफाइंग एंट्री में, क्रेडिट यानी कम, तो डिडक्शन को भी क्या कर दोगे, कम। डिडक्शन कम करने की एंट्री है अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। फिर मैंने आपको कहा था इस टॉपिक में अक्यूमुलेशन डेबिट करने की बजाय पीपीई को ही इसका इम्पैक्ट डाल दो, एंट्रीज करने में बहुत आसानी होती है। देखो ना, अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट होने का मतलब क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्शन कम हो रही है और अक्यूमुलेटेड डेप्शन एसिड का कॉन्ट्रा है, इसके कम होने का मतलब एसिड का बढ़ना है। तो जब अक्यूमुलेशन को काट के पीपीई लिखा तो देखा पीपीई बढ़ ही रहा। ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री इसी पे कर ली। अब अगली चीज, ये 2014 में रिपेयर की गलती सही करके एसिड भी सही कर दिया, रिपेयर भी सही कर दिया। ठीक है, तो 2015 में ये गलती तो सही नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन 2015 में डेप्रिसिएशन का मसला तो रहेगा स्टिल। बात समझे, आज से 10 साल पहले ये गलती हुई होती तो उस साल के अंदर उसको एंट्री करते सही कर देते। ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट तो उस साल से लेके आज तक आ रहा होता है, डिडक्शन तो ऐसे ही है, ये हर साल आती रहेगी। ठीक है, जो हमने बना लिए हैं। तो पहली बात आपको बता दी है कि इस टॉपिक के अंदर, हालांकि उसने लिख दिया है कि ये फॉलोइंग चीजें जो हैं ये हमने कंसिडर नहीं की वाइल प्रिपेयरिंग ऊपर वाली ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी 15 में भी ये गलती ऐसे ही पड़ी रही थी, प्रोडक्शन नहीं चार्ज हुई। लेकिन मैंने आपको कहा था ये लाइन अब लिखता है, पक्की बात है लिखता है, लेकिन ये लाइन ना भी लिखी हो तो हमने यही अज्यूम किया करना है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं तो सारा कुछ कर चुके हैं, ये जो चीजें हमें बताई जा रही हैं ऊपर काम नहीं हुए हुए, तो हमें ऊपर सही करना ही पड़ता है करंट ईयर को भी। ओके, करंट ईयर भी बन चुका है, उसको भी सही करते हैं। ओके, हाँ अलग बात है कि यूजर को नहीं बताते हमने सही किया, रीस्टेटेड नहीं लिखते, वो सही करके भेज देते हैं। ओके, क्योंकि ड्राफ्ट बना चुके हैं ना, वो सब कुछ कर चुके हैं अपने हिसाब से। सही है। अब पहले साल में तो 1 अक्टूबर 13 से गलती हुई थी, तो 31 दिसंबर 13 तक 3 महीने और 30 जून 14 तक 6 महीने, टोटल 9 महीने की डिडक्शन का इंपैक्ट था। लेकिन अगले साल पूरा साल ये गलती रही तो पूरे साल की डिडक्शन का इंपैक्ट आ गया। ठीक हो गया, यहां तक को मसला नहीं, आसान एडजस्टमेंट थी। अच्छा, सारा सवाल भी करके यही लगता है यार नवा तो कुछ नहीं पढ़ा, करेक्शन ऑफ एरर ही किया, वरना तो इतना आसान काम था। कल देखा था प्रॉफिट एंड लॉस, आज सारा काम फिर दोबारा करेंगे, बिल्कुल डिटो कॉपी। प्रॉफिट एंड लॉस से बनाएंगे, गलत फिगर उठाएंगे फिर सही करेंगे, बैलेंस शीट गलत चीजें उठाएंगे सही करेंगे, चेन इक्विटी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे ओपनिंग 2 दफा आना 1 दफा आना, ये सारी चीजें देखकर चेन इक्विटी बन रही होगी। ठीक है ना, तो सारे काम वहीं पर ही पड़े हुए हैं, करेक्शन ऑफ एरर से लेकर चेन इक्विटी के टॉपिक तक जो परसों तक हम कर रहे थे। ठीक है, वो सारा ही इसी के अंदर पड़ा है और थोड़ी बहुत इसकी अपनी साइंस है। तो सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, छलांग तो हम नहीं लगा रहे थे, सीढ़ियां चढ़ते आ रहे हैं, हमें पता लगता जा रहा है। अगला टॉप ईपीएस भी ऐसे ही
साथ ही हो जाना है, पता ही नहीं चलना, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन इन टॉपिक्स की होती भी है, आपको पास पेपर की दिखाऊंगा जिसके साथ लिखूंगा कि आफ्टर ईपीएस करना है आपने, उसमें उसने आईएस 8 और ईपीएस मिक्स किया हुआ था। जैसे 16, 36, 23, 20, 40 मैंने कहा था ये बंच इकट्ठा ही आता है। ऐसे ही एक करेक्शन ऑफ एरर, आगे करेक्शन ऑफ एरर भी हर जगह पे चल रहा होता है वैसे तो, ठीक है, लेकिन ये टॉपिक्स अक्सर इकट्ठे ही हो रहे होते हैं। करेक्शन ऑफ एरर है, चेन इक्विटी है, आईएस 8 है, ईपीएस है, ठीक है। फिर कैश फ्लो जरा अलग थलग सा है, जबरदस्त टॉपिक है। फिर रेशियोज अलग थलग है, जबरदस्त सा टॉपिक है। एनपीओ अलग थलग है, लेकिन इनके अंदर भी आईएस 16 पहुंचा होता है, आईएस 20, 40 ये चले जाते हैं, वो तो दोस्त चले जाते हैं ना। पहला बंच जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है, वो हर जगह ही फिट हो जाता है। अच्छा जी, एडजस्टमेंट 1 प्रायर ईयर एरर था, करेक्ट कर दिया। अच्छा नेक्स्ट, ऑन यकम जुलाई 14 WL reviewed estimated useful life of its plant and revised it from 5 to 8 years, ठीक है। तो रिमेनिंगली टोटल लाइफ मैंने कहा था ये है, ठीक है। तो टोटल लाइफ 5 से 8 हो गई है, तो फिर जैसे शख्स सा पड़ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ, ये कहीं वर्किंग्स भी हुई होती हैं, चलो यार पता नहीं, और दो डिफरेंट तरीके से हुई है, जरा छोड़ो, आप लोग अपने तरीके, ठीक है ना, चलते। अच्छा जी, मैं कह रहा था यकम जुलाई 14 हमारे 15 वाले साल का पहला दिन है। यकम जुलाई 14 इज हमारे 15 वाले साल का पहला दिन, 30 जून 14 यकम जुलाई 14, ठीक है। इस दिन खड़े होकर इन्होंने एक एस्टीमेट चेंज कर दिया है, ठीक है, और आपको ये अकाउंटिंग पहले से सिखाई हुई है, ठीक है, कि अगर एस्टीमेट में चेंज आए, जो कि आपके सिलेबस में सिर्फ ये फिक्स एसेट से रिलेटेड ही है, लाइफ बदल गई, डेप्रिसिएशन बदल गई, ठीक है। बड़े होंगे तो और चीज़ें भी चेंज होंगी, जैसे वारंटी का एस्टीमेट लगाया था वो चेंज हो गया, इस 37 में प्रोविजन क्रिएट करेंगे लिटिगेशन की, वो चेंज होंगी। अकाउंटेंट्स बहुत एस्टीमेट्स लगाते हैं फाइनेंस स्टेटमेंट्स बनाते हुए, ठीक है। तो उनमें जब भी कभी किसी भी एस्टीमेट में जब भी कभी चेंज आना है, तो फिर अंदाजा था ना, अंदाजों में गलती हो जाती है, पिछले सालों को जाके नहीं छेड़ते। सिर्फ जिस साल में पता लगता है कि अंदाजे में गलती थी, सिर्फ उसी साल को फिर सही अंदाजे के मुताबिक कर लेते हैं और उससे ऑनवर्ड फिर वो अंदाजा चलाते हैं। तो टोटल, भाई को जगाना जरा, भाई को जगाना जरा, ये आगे वाले को हाँ देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। टोटल 3 ही चीज, इधर नीचे नहीं देखना, मेरी आंखों में आंखें हटनी नहीं चाहिए, नींद जाएगी अभी, देखना। टोटल 3 ही चीजें हैं आईएस 8 में। एक है अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में देखा था, जो रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया। दूसरा है प्रायर ईयर एरर करेक्शन, जो इस सवाल में शुरू कर चुके हैं, और भी रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट कर रहे हैं चीजों को। और तीसरा है चेंज इन एस्टीमेट, ये प्रोस्पेक्टिव होता है। बस आईएस 8 में यही 3 चीजें, चौथी चीज कोई नहीं है, ठीक है। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 है, दूसरा क्वेश्चन बैंक 1 है, और तीसरा चेंज इन एस्टीमेट जो पहले से भी पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। बस ये आईएस 8 है, 3 ही चीजें। नाम पढ़ के देख लो, नाम पढ़ के देख लो, क्या नाम लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड का नाम क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड एरर्स, ये 3 ही चीजें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो एस्टीमेट बदल गया, आपको सिखाया था जिस साल में एस्टीमेट बदले सिर्फ उसी साल, पीछे जो हो गया सो हो गया, अंदाजा था बस, ठीक है हो गया, आगे चलो सही कर लो। अब हमारे साल के पहले दिन अंदाजा बदल गया, तो क्या सिखाया था, अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो चेंज इन एस्टीमेट के दिन खड़े होकर बुक वैल्यू निकालो, और इसी दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो, वो बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करो, डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। अब ये तो वो बात है जो हमने करनी थी, ये 2014 है, ये 2015 है। हम 2015 के साल के पहले दिन यकम जुलाई 14 पे खड़े हैं, और उस दिन खड़े होकर हमने एक अंदाजा बदल दिया। अब एक एसेट हमने खरीदा था 70 का, सवाल ने बताया हुआ है, द प्लांट वाज परचेज ऑन यकम जुलाई 13 एट अ कॉस्ट ऑफ 70, ठीक है, और उस वक्त लाइफ कितनी थी, 5 साल। तो ये वो चीज है जो आपको मैंने सिखाई थी आईएस 16 के अंदर, इस तरह से करते, ठीक है ना। तो यकम जुलाई 13 को एसेट खरीदा 70 का, स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 5 साल पर डेप्सिट करना था 14 रुपए, पहले साल डेप्सिट किया 14 रुपए 56 बुक वैल्यू थी, और फिर इस दिन या का आखिरी दिन है साल का, चलो अगले साल का पहला दिन, ये एस्टीमेट बदल गए, ठीक है। तो अब हमने डेप्सिट निकालनी है, तो ये 56 बुक वैल्यू लेनी है, और रिमेनिंग लाइफ जो कि सवाल में 8 गिवन है टोटल, उसमें से 1 साल गुजर गया, माइनस करके हमने 7 निकाला था, ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा था कि अब 15 की डेप्रिसिएशन 8 है, और फिर 16 की भी 8 है, 17, 8, 8, 8, अगले 7 साल चलेगा, एस्टीमेट चेंज हो गया, पिछले साल को कुछ नहीं कहते थे, तो सही है। ये तो वो बात है जो हमने सीखी हुई है, ये करना चाहिए। यानी डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी चाहिए, 8, बोलो, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी चाहिए, खुदा के बंदो, एक तो बहुत मुश्किल सवाल पूछा था, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी चाहिए, 8, ठीक है, ठीक है, ये तो हमने सीखा हुआ है। लेकिन अब आता है आईएस 8 टॉपिक, ठीक है, जिसमें वैसे तो उसने लिख दिया है, नाम भी लिखा, तो मैंने कहा है अज्यूम कर लिया करो कि करंट ईयर में भी गलती हुई पड़ी है, ठीक है।
लेकिन उसने लिख दिया है, उसने क्या कहा, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज हुआ है जो कि हमने नॉट टेकन इनटू अकाउंट किया है वाइल प्रिपेयरिंग उते वाली बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। इसका मतलब इन्होंने 8 डेप्शन तो चार्ज नहीं की, क्योंकि इन्होंने इसको यहां कंसिडर नहीं किया, तो 8 तो नहीं किया इन्होंने, 8 की डेप्शन चार्ज तो नहीं की। अब अगला सवाल आता है, क्या इन्होंने वो पुरानी 14 की डेप्शन चार्ज कर दी या नहीं की? उसका जवाब वैसे तो जुगाड़ भी बता दिया कि लाजमी अज्यूम किया करो इस साल में गलती हुई पड़ी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सवाल ने खुद कह दिया कि ये चीजें ऊपर कंसीडर नहीं हुई, 8 की डेप्शन नहीं हुई। और दूसरी बात, 14 की डेप्शन हुई या नहीं हुई वो बात बता रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बन जाना। द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉलोइंग ड्राफ्ट्स वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई तो क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री के बगैर बन गई होंगी? नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब 8 तो उन्होंने नहीं चार्ज, 8 की डेप्शन तो उन्होंने चार्ज नहीं की, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुकी हैं तो डेप्शन तो कोई ना कोई चार्ज की है, तो फिर वो कौन सी कर दी? अगर ये 8 नहीं की है, वो 14 की है, तो आईएएस 8 ने आके यहां पे कहा ये करेक्शन भी करनी पड़ेगी। तो करंट ईयर में भी गलती हुई पड़ी होती है, ये अज्यूम करते हैं इस टॉपिक के अंदर हम, ये करंट ईयर में भी गलती हुई पड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब डेप्शन हमारे हिसाब से, नए एस्टीमेट के हिसाब से होनी चाहिए थी 8, लेकिन हो गई अब 14, तो कितनी ज्यादा हो गई? 6। इस ज्यादा डेप्शन को भी क्या कर दो? रिवर्स, डेप्शन के रिवर्सल की एंट्री आ गई। और इधर देखो, पिछले साल को लाल मार्कर से मैं कह रहा हूं कि मत छेड़ो, ठीक है, गुस्से से लाल मार्कर। ये कभी भी प्रायर ईयर एरर हो, रिट्रोस्पेक्टिवली सही करके लाना है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो, अब चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो रिट्रोस्पेक्ट, 3 में खड़े हैं, 3 में अकाउंटिंग पॉलिसी बदली थी, 1 2 3, वो ऐसी मिक्स ना करें। अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज हो, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके आते हैं। प्रायर ईयर एरर हो, हम 15 में खड़े हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट करके आते हैं। लेकिन अगर चेंज इन एस्टीमेट हो तो सिर्फ प्रोस्पेक्ट, इस साल जिस साल में खड़े हैं इसको सही करो और ऑनवर्ड सही रखना, 7 7 6 6 जो भी है, ठीक है। इसकी रीजन अंदाजा था, अंदाजा बदला है तो पिछले साल को तब्दील करने नहीं चले जाते, वरना तो फिर सारी जिंदगी यही करते रहे हम। मैंने कहा बहुत सारे अंदाजे लगाते हैं हम अकाउंटेंट्स, जब उसमें चेंज आती है तो पिछले सालों को रीस्टेट, आईए सेट अप्लाई करने लग जाए। तो बहुत सारा प्रोविजन का अंदाजा लगाया था, बदल गई, पिछले साल को रीस्टेट कर दें। तो बेटा जुलाई 13 में ही एस्टीमेट चेंज हुआ है। अच्छा 14 में, जाहिर सी बात है बेटा, फिर वहां पे खड़े होते हैं ना, फिर वो सही हुआ बड़ा होता। अब इस सवाल की बात करो, इस सवाल में कब चेंज हो रहा है? तो वो सवाल खाम खा में फजूल में करने की जरूरत नहीं। 14 में बेटा 13 में बदला होता तो वो 13 का एस्टीमेट चेंज होता, वहां पे सही हो चुका होता, ठीक है ना। अभी सवाल की बात करो, जो चीज पिछले साल जा रही है वो ले गए ना पिछले साल। इस सवाल के अंदर एस्टीमेट चेंज किस दिन आ रहा है? यकम जुलाई 14 पे, इस साल का है, पिछले साल नहीं जाना। इतनी सी बात समझ में आती है, ये है सामने, ओके। सवाल इस तरह करते हैं आप लोग कि वो सवाल पूरा बदलना पड़ता है, सवाल पूरा बदले बगैर बीच में एक चीज नहीं बदलनी होती, ठीक है ना। इसलिए जो सवाल सामने है उस पर रहें, ओके जी बच्चों। ये टोटल एडजस्टमेंट्स, बस अब मैं ये वर्किंग छुपा दूं, क्या करनी है, ठीक है। ये टोटल ये एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हमने अब पोस्ट, अभी तो हमने रिक्वायरमेंट एड्रेस ही नहीं की, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट एड्रेस करना शुरू करते हैं, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट की तरतीब उन्होंने क्या रखी हुई है? उनका बैलेंस शीट बनाओ, फिर इनकम स्टेटमेंट बनाओ, फिर चेंज इक्विटी बनाओ। बड़े अजीब आदमी हो या तो ऐसी तरतीब रखी है उसने कि कोई एक चीज दूसरी में हेल्प ना करे। हम तो फिर अपनी तरतीब से चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम, तो रिक्वायरमेंट नंबर क्या है कंप्रीहेंसिव? बी, वंडर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम पूरा लिखना है आपने पर्चे में, एसओसीआई नहीं लिखना, ठीक है जी। एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर एंडेड, बेटा बातें मत करें, अभी मैं क्लास में से निकाल दूंगा तुम लोग, हाँ तुम्हें भी। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015 जी बच्चों। इनकम स्टेटमेंट कितने साल की बनती है? तो 30 जून 2015 और 30 जून 2014। चेंज इन इक्विटी कितने साल की बनती है? 2 साल। बैलेंस शीट कितने साल की बनती है? 3 साल, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप 1, सवाल के अंदर जो गलत फिगर अवेलेबल है उसको उठाएं और वो मुफ्त के नंबर बटोरें जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखो, हम भी यही लफ्ज उठाएंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखो, नेट प्रॉफिट लिख देना, यहाँ पे प्रॉफिट लिखो, प्रॉफिट लिख देना, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखो, वो लिख देना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो, जो यहाँ लिखा वही वहां पे लिख दो, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर,
2014 और 15, 2014 और 2015 गलत वाले बैलेंसेस सवाल से उठाकर यहां पर लिखने हैं। तो 14 का गलत प्रॉफिट 78 है और 15 का गलत प्रॉफिट 90, 78 और 90। लो जी, इसे नंबर मिल गया, इसके भी नंबर होते हैं। ठीक है, ये हो गया काम। अब चलेंगे अपनी बुनियाद की तरफ, जिसके ऊपर सारा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो 14 में खड़े होकर सिर्फ 14 को, 15 में खड़े होकर सिर्फ 15 को, और इनकम एक्सपेंसेस देखेंगे। जब बैलेंस शीट पे जाएंगे तो 14 में खड़े होकर 14 को देखेंगे, 15 में खड़े होकर 14, 15 को देखेंगे और बैलेंस शीट आइटम्स को उठाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब 14 में रिपेयर एक्सपेंस हुआ है डेबिट। एक्सपेंस क्या हुआ है? डेबिट। तो एक्सपेंस के डेबिट होने का मतलब एक्सपेंस का बढ़ना। एक्सपेंस बढ़े तो प्रॉफिट कम हो जाता है, तो एक्सपेंस बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया, तो -20। बड़े ध्यान से, ये काम मुश्किल क्यों नहीं लग रहा हमें? प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया, करेक्शन ऑफ एरर में सही खज्जल होकर आएंगे इससे। ठीक है भाईजान, एक्सक्यूज मी, क्लास में बैठे ना आप? ठीक है, ये उतार देना, पता नहीं किससे, अच्छा बात कर रहे हैं, ओके चलिए फिर जल्दी बात कर लें। ओके, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम होता है, इंपैक्ट डाल दिया। पीपीई बैलेंस शीट आइटम है, मैं बना रहा हूं इसको प्रॉफिट एंड लॉस, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट, पीपीई अगेन बैलेंस शीट आइटम है, छोड़ दो। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हुआ, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, +1.5। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट, एंड पे टोटल एंड पे, हो सकता है कोई और गड़बड़ आ जाए, आगे पता लग जाए, छोड़ दें। नेक्स्ट, कुछ भी नहीं इधर, पीपी बैलेंस शीट आइटम बाद में देखेंगे। एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हुआ 2 से, तो प्रॉफिट 2 से बढ़ गया। पीपी बैलेंस शीट आइटम, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब इस 15 वाले साल में 2 जमा 6 प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट 2 से भी बढ़ा और प्रॉफिट 6 से भी बढ़ गया। तो मसला है तो बताएं यहाँ तक। तो मसला सिर्फ वही है जो वर्किंग वन करके आए हैं, आगे क्या मसला है? ठीक है, मसला सिर्फ ये भाई है। ओके जी, बोले जी। 59.5 और 98। रीस्टेटेड किसके साथ लिखोगे? क्योंकि इधर देखो, हाँ 15 तो भी हमारे पास है, लेकिन 14 ऑडिटेड उसके पास गया पड़ा है, जिसके अंदर उसको 78 का प्रॉफिट नजर आ रहा है। आप उस प्रॉफिट को 59.5 कर रहे हैं तो उसको बता दें रीस्टेटेड है, और नोट आगे जाकर देखो जो भी हमने बनाना है, उसमें बताएंगे क्या क्या चीज चेंज हुई जिस वजह से ये प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो रीस्टेटेड। ओके, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है वैसे? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है वैसे? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। मेरा सवाल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी कितने साल की बनती है? 2 साल की। ठीक है, और अगर 2 साल से भी पीछे कोई गलतियां हुई पड़ी हैं तो उनको सही करने के लिए क्या करते हैं? ओपनिंग। लेट मी पी द पानी। क्या ओपन हो गया? फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 1। हम खड़े हैं 3 में, तो इनकम स्टेटमेंट बनेगी 2 और 3 की, चेंज इन इक्विटी बनेगी 2 और 3 की, बैलेंस शीट बनेगी 1 2 3। ठीक है, अच्छा अब हम खड़े थे 3 में, तो चेंज इन इक्विटी बननी थी 2 और 3 की, लेकिन गलती 1 में भी आ रही थी, तो हमने ओपनिंग को क्या किया था? 2 बार लिखा था और एक लाइन प्रायर ईयर एडजस्टमेंट की भी ऐड की थी। सही है? अगर हम 3 में खड़े हैं और चेंज इन इक्विटी बना रहे हैं 3 और 2 की, लेकिन 1 की, 2000 की, 99 98 की भी गलतियां हैं, उन्हें सही करना है, तो क्या किया? ओपनिंग को 2 बार लिखा और एक लाइन यहां पे डाल दी जिसमें जितने भी साल पहले हैं उनकी एडजस्टमेंट डाल देंगे। ठीक हो गया? आज वाले सवाल पे आए, हम खड़े कहां हैं? 15 में, तो चेंज इन इक्विटी बनेगी 15 और 14 की। क्या इससे पहले कोई गलती है सवाल में? नहीं। इसका मतलब आज के सवाल में ओपनिंग 2 बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और रीस्टेटेड भी एक दफा कम लिखा हुआ आएगा, देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ना लेवल अपना बढ़ाएं, ये बात सवाल देखकर आपको पता लग जाया करेगी। ठीक है, कि कब आपने ओपनिंग 2 बार लिखना है, कब 1 बार। लेकिन स्टिल मेरे जैसे भी लेवल वाले होते हैं जिनको फिर भी नहीं समझ लग रही होती, तो उनके लिए क्या टिप है कि आप IAS 8 का सवाल कर रहे हो तो चेंज इन इक्विटी बनाते हुए पहले 2 लाइनें खाली छोड़ दो,
और फिर अपनी तरतीब से ओपनिंग क्लोजिंग क्लोजिंग करो, और फिर बाद में पता लग जाओ हो अच्छा यहाँ पे भी कुछ होना था, तो फिर एक ओपनिंग लिखना और प्रायर ईयर की एडजस्टमेंट डाल देना, ठीक है ना। तो आप लोगों ने 2 लाइनें छोड़कर हमेशा चेंज इन इक्विटी बनाया करनी है, वो 2 लाइनें खाली रहे कोई मसला नहीं, सही है ना, ठीक है। वरना तो सवाल देख के पता लग रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 3 में खड़े हैं, 3 और 2 की चेंज इन इक्विटी बननी है, लेकिन गलती 1 की भी है, तो वो 1 वाली गलती को ओपनिंग में सही करना है, तो ओपनिंग 2 बार लिखा था। आज वाले सवाल में 15 में खड़े हैं, चेंज इन इक्विटी बनेगी 15 की और 14 की, गलती भी सिर्फ 15 की और 14 की है, इससे पीछे गलती है ही नहीं, तो फिर ओपनिंग को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ओपनिंग तो सही है, ठीक है, और सही है। लेकिन नहीं पता लगता परिचय में कोई एडजस्टमेंट स्किप होगी, आगे पीछे नहीं समझ आई बात, तो बाद में ना वो गंद मारना पड़ेगा, हो सारा काटो दोबारा करें। इससे बेहतर क्या है, चेन इन इक्विटी का सवाल करते हुए आगे से 8 में पहले 2 लाइनें खाली छोड़ दिया करना, ठीक है। ये लिख लिया होगा मुझे पता है आप लोगों ने। तो यहां पर मैं चेन इन इक्विटी बना लेता हूं जी, बोलो। सी है वंडर लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पूरा नाम लिखना है आपने प्लीज, एक्सट्रैक्ट्स, और फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2015, ठीक है। और सिर्फ हमें गिवन क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स वाला कॉलम ही सिर्फ बना रहा हूं, इसीलिए तो एक्सट्रैक्ट्स लिखा है। अब आपने 2 लाइनें छोड़कर बनाना है, और मैं तो देख चुका हूं सवाल, पूरा देख चुका हूं, सवाल तो खत्म हो चुका है, तो मुझे पता है कि अगर मैं 15 में खड़ा हूं तो 14 और 15 की चेन इक्विटी बननी है, और सवाल में गलतियां भी 14 और 15 में ही हैं, 13 में कोई गलती, 12 में कोई गलती, 11 में कोई गलती नहीं है कि ओपनिंग चेंज हो, इसलिए ओपनिंग सिर्फ एक बार आएगा आज। तो ये वही वाला तरीका बनने लगा है जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर किया था हमने, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, तो मैंने आपको ये बनाना सिखाई थी, याद है ना, ठीक है, इसीलिए तो सिखाई थी। अब यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पे सीखा हमने 2 साल की चेन इक्विटी इकट्ठी कैसे बनती है, ठीक है। तो ओपनिंग क्लोजिंग और क्लोजिंग, आज तक अभी तक डिविडेंड शिविडेंड कोई नहीं है, वो भी आएंगे इंशाल्लाह, दे आर कमिंग सूनर और लेटर। बल्कि आपको जो होमवर्क का सवाल देना है उसमें एक सवाल में सिर्फ चेंज इन इक्विटी बनानी है आगे सेट के साथ मिक्स करके, तो उसमें सब कुछ ही है। फिर एक सवाल और उसमें प्रायर ईयर एरर है, और दूसरा सवाल जो है वो उसमें चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और वो पॉलिसी चेंज क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी पहले कॉस्ट मॉडल पे, फिर फेयर वैल्यू मॉडल पे चली गई, तो दोनों सवाल मैंने भी करवाने हैं, ठीक है, लेकिन पहले आप जी। ओके, ऊपर वाला क्लोजिंग यहां पर लिख रहे हैं 30 जून 15, ये 30 जून 2014 बन गया, और ये 30 जून 13 या यकम जुलाई 13, एक ही बात है, ये लिखिए। अब ये साल 14 का है, ये साल 15 का है, तो 14 वाला प्रॉफिट यहां पे आएगा, 14 वाला प्रॉफिट यहां पे प्रॉफिट आएगा 15 का, 15 के साल में 15 की चेंज इक्विटी में 15 का प्रॉफिट आता है, रिटेन्ड अर्निंग्स में ड्रॉप होता है आके, और 14 का प्रॉफिट 14 के साल में आता है, ठीक है, डन। अब ये पहले बनाने से फायदा क्या हुआ, मुझे 14 का सही प्रॉफिट मिल गया 59.5, ठीक है, और मुझे 15 का भी सही प्रॉफिट मिल गया 98, लेकिन 59.5 के साथ क्या लिखेंगे हम, रीस्टेटेड, ठीक हो गया। ओके, अच्छा बच्चों, अब प्रॉब्लम ये है कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, हम प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पे जाए। इधर देखें जी, हम 3 में खड़े थे, 3 और 2 की चेंज इक्विटी बनानी थी, तो रिटेन्ड अर्निंग्स ना 31 दिसंबर 3 वाली उठाई थी, ना 31 दिसंबर 2 वाली उठाई थी, बल्कि 31 दिसंबर 1 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स उठाई थी, जो हमारी इस साल की ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स बननी थी 120, ठीक है। ये हर सवाल के साथ खुला करेगा, ऐसे नहीं 3-4 दफा करवाया था, अभी भी जिसने नहीं किया हुआ कर ले। यहां पे आए, कहां खड़े हैं, 15 में, तो 15 की रिटेन्ड अर्निंग्स भी नहीं उठानी, 14 की रिटेन्ड अर्निंग्स भी नहीं उठानी, हमें चाहिए 30 जून 13 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, जिनको अपनी ओपनिंग बनाना है, और ये मैंने आपको कहा था कल के सवाल में मिसिंग है, ठीक है। अब कोई तो हल निकालेंगे जाहिर है इसका भी,
ठीक है, मिसिंग है तो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो कल मैंने आपको एक तरीका थोड़ा सा बताया भी था, ठीक है, लेजर बना लो। तो वर्किंग नंबर 3 कर लेते हैं हम। ये रिटेन्ड अर्निंग्स का जो कॉलम ये लेजर बना रहे हैं, जरा एक मिनट देख लो, बाद में नोट कर लेना, मैं ऑप्शन भी दूंगा, 2 ऑप्शन हैं। तो दूसरा ऑप्शन है उसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे क्योंकि पिछले 5-6 दिन से आप वो काम करते आ रहे हैं। लेजर आप कभी बनाते हैं ना रिटेन्ड अर्निंग्स का, बनवाया इसलिए रहा हूँ, कैश फ्लो के टॉपिक में इसलिए बनना ही है, पता भी है, पहले भी बनवाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मेरा दिल है कि हम दूसरा काम कर लें। देखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014, ये वाला बनाएंगे, लेकिन कौन सा? जो अकाउंटेंट ने बनाया है, जो अकाउंटेंट ने बनाया है, ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके बैलेंसेस पड़े, ठीक है ना, जो अकाउंटेंट ने बनाया है ऑलरेडी, यानी कि जो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी या ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी या जो प्रॉफिट्स आएंगे, सब कुछ अकाउंटेंट। ये कौन सा है? अकाउंटेंट वाला, बात याद रखनी है, ठीक है। देखो हम गलत फिगर सवाल से उठा के उन्हें सही खुद करते हैं। तो ये जो वर्किंग 3 आज हो रही है ना मिसिंग फिगर्स के लिए, मिसिंग फिगर है ना, ये मिसिंग फिगर सवाल के अंदर कमी है, इस सवाल की कमी को हम पूरा करेंगे, ये सवाल का हिस्सा है, तो वही डाटा उठाएंगे जो उसने उठाकर बनाया होता रिटेन्ड अर्निंग्स और वो क्लोजिंग आया होता, फिर खुद सही कर लेंगे, सारा काम तो हम खुद कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का ईयर एंड 30 जून 14 का रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बना रहे हैं, तो उसका ओपनिंग आएगा यकम जुलाई 13 पे, जो हमें पता नहीं है, यकम, और 30 जून 14 पर क्या आएगा? क्लोजिंग, ये भी फिलहाल तो पता नहीं है, सवाल में देखता हूं। फिर इसके अंदर प्रॉफिट कौन से साल का आएगा? 14 का, लेकिन कौन सा वाला होगा? अकाउंटेंट वाला बच्चों, यानी गलत वाला, सही वाला कभी ना उठा लेना, ओके, सही है। उसके बाद अगर अकाउंटेंट ने डिविडेंड रिकॉर्ड किया हो, जो कि सवाल में नहीं है लेकिन तैयारी तो कर लेना, तो वो भी रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब ये 4 चीजें हैं हमारे पास क्वेश्चन मार्क, इनको हम 1 बाय 1 ढूंढने की कोशिश करते हैं। नींद आज पूरी नहीं है मेरे दोस्त की, ठीक है। अच्छा, अब जी सवाल में आते हैं। सवाल में हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन नजर आती है, जिसमें 30 जून 14 पर 108 रुपए रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स का क्लोजिंग 30 जून 14 का 108 मिल गया, यहां पे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जिसमें 14 वाले साल का प्रॉफिट गिवन है 78। ये किस साल का प्रॉफिट है? 14 का। और कौन सा? अकाउंटेंट वाला। जो गलत है, जो सही करना है वो हमने कर लिया, हम सही खुद करते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल में एक फिगर मिसिंग है। ये सवाल का, ये ऐसे सवाल का हिस्सा होना चाहिए थी, ये सवाल में लिखी होनी चाहिए थी, मिसिंग है तो वो निकालने लगे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सवाल वाला डाटा उठा रहे। तो 78 का प्रॉफिट कितना थी? 78। सवाल पूरा आप पढ़ चुके, सवाल में कहीं डिविडेंड का जिक्र नहीं है, वो है ही नहीं, होता तो लिखते, लेकिन कब? जब अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया हो। खैर, अब 3 चीजें पूरी हो गई, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी कितनी? 30। तो ये 30 की फिगर, ये सवाल में मिसिंग थी, ये हमने निकाल ली है 30 की फिगर, और ये वर्किंग नंबर 3 में हमने खुद निकाली है, सवाल ने नहीं दी थी। अब हमारा सवाल मुकम्मल हुआ है। अब इधर देखो, अब ये सेम टू सेम है, देखें, ये देखें, ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, ये है क्वेश्चन बैंक 1, प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन बैंक, प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन बैंक 1, प्रैक्टिस सेट 1 क्वेश्चन बैंक 1। अब ये देखो, क्वेश्चन बैंक 1 में भी रिटेन्ड अर्निंग्स हम 15 में खड़े हैं, 15, 14, 13 की अब आ गई हैं, और इधर भी हम 3 में खड़े थे, 3, 2, 1 की रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल थी। हमने स्टार्ट कहां से किया था? इस 120 से। इसी तरह से आज हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग स्टार्ट कहां से करेंगे? इस 30 से, ठीक है, और सही है। चलो चलो शुरू करते हैं अब काम। ये अच्छा, ऐसे इसका एक और ऑप्शन भी है, ठीक है, वो ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेहतर लगा पिछली क्लास में, जब मैंने उसको बच्चों को कहा कि ये कर सकते हैं हम। आपने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाना शुरू की हुई है कितने दिनों से, उसमें रिटेन्ड अर्निंग कॉलम बनाते हो, यही लेजर ही स्टेटमेंट फॉर्म में होता है ना, ओपनिंग प्रॉफिट ऐड होता है, डिविडेंड माइनस होते हैं और क्लोजिंग तक पहुंच रहे होते हैं, ठीक है। तो क्यों ना हम इसी तरह से इस वर्किंग को आज कर लें। ओपनिंग बैलेंस यकम न, किस दिन का? यकम जुलाई 13 का आना है। फिर कोई डिविडेंड वगैरह होगा, फाइनल ऑफ 13 वाला साल या इंटरिम ऑफ 14 वाला साल होगा तो लिख लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014 आएगा,
और हम पहुंच जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस पर। ये काम तो करते आए हो ना, लेजर तो शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दे। दोनों ऑप्शन वैसे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसे होता है ना, वो सर अब रोज हम वो काम कर रहे थे, आज आपने लेजर बनवा दिया, समझ नहीं आती, कोई एक तरफ चले, इस तरह हो जाता है। बच्चा कंफर्टेबल हो जाता है जब किए हुआ काम को दोबारा करता है। अब यही काम हमने इस वर्किंग में भी इस काम कर सकते हैं। क्लोजिंग हमें पता लगा सवाल से 108 है। प्रॉफिट 2014 का हमें पता लगा सवाल में, अकाउंटेंट वाली वर्किंग है, ये 78 है। डिविडेंड कोई है नहीं, और ये ओपनिंग बैलेंसिंग आ गया 30। ठीक है, तो ये दोनों वर्किंग्स ही आप बना सकते हैं। मुझे वैसे ये ज़्यादा पसंद आई थी क्योंकि ये आप करते आ रहे हैं पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से, 1 हफ्ते से तो कर ही हैं तकरीबन ये। ठीक है, चलें जी, अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। ठीक है, वो आ गया जिसका इंतजार था, 30 आ गया, 30 का ही इंतजार था। और इधर देखो, जैसे ही मैंने यहां पर वर्किंग 3 वाला, इधर देखना जरा, 30 लिखा, एक्सेल का फॉर्मूला लगा हुआ था, अगले आंसर खुद ब खुद निकला है। यही मिसिंग था, एक इसी का इंतजार था। बताओ 89.5 फिर प्लस 187.5 लो, लेकिन ये फिगर रीस्टेट हो गई है। 89.5 अब क्या है, रीस्टेटेड है बच्चों, क्योंकि आप देखो उसकी बैलेंस शीट में आपको वो नजर आ रहा था 78 की फिगर जो उसके पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो अब बदल के क्या हो गई है, 89.5। ले जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बन गई। अब अगर गौर फरमाएं तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में ओपनिंग 2 दफा आया था, यहां पे 1 दफा है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 में रीस्टेटेड 3 दफा लिखा हुआ था, यहां पे 2 दफा है। ठीक है, फर्क जान के जियो। उसके बाद बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं जी। बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट ए है, रिक्वायरमेंट ए, वॉन्डर लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरा लिखना, एज ऑन 30 जून 2015। हाँ, बैलेंस शीट 3 साल की, वेरी गुड। तो 30 जून 15, 30 इतना पर नोट भी बनाना है ना, 30 जून 15, 30 जून 14 और 30 जून 13। भाई नजर आ रहा है एंड वालों? मुझे लग रहा है नहीं यार। अच्छा ठीक है, 13 का डाटा अवेलेबल नहीं है, अपना कॉन्सेप्ट तो पूरा रखे ना कि बैलेंस शीट 3 साल की बननी है, स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है। अब अगर सवाल के अंदर तीसरे साल का डाटा ही नहीं अवेलेबल होगा तो मजबूरी है, पर मैं लिख तो रहा हूं। ओके, बैलेंस शीट 2 साल की गिवन है ना, सही भी 2 साल की कर सकते हैं। वैसे भी पिछले साल में कोई चेंज ही नहीं था, बस ठीक है, इसलिए वो दिया ही नहीं उन्होंने सवाल में। ओके, पर उसूल तो याद करना है ना। चल, हाँ जी, क्या आएगा जी, पीपीई लिखा हुआ उन्होंने तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2013 का कोई नहीं है, 2014 है और 2015 है। सवाल से उठाएंगे गलत बैलेंसेस जी। पीपीई 130 और 189, 130 189। ठीक है, उसके बाद अगली चीज क्या है, रिटेन अर्निंग्स पूरा लिखना है आपने पर्चे में। ये रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग रिक्वायरमेंट सी से हमें बनी बनाई मिल रही है। 30 लिख दो, लेकिन रीस्टेटेड कोई नहीं है, ये 30 वही है जो इसमें चेंज ही कोई नहीं आया। ठीक है ना, इसीलिए तो उसने डाटा ही नहीं दिया हुआ था, लिख दो आप अगर लिखना है तो। हाँ, 14 में 89.5, लेकिन ये क्या है, ये रीस्टेटेड है। ठीक है, तो यहां पर रीस्टेटेड। उसके बाद 187.5, और इस साल की गलतियां नहीं कहते, हम सही करके भेज रहे हैं। 89.5 डन जी। अब रह क्या गया, बस प्लांट। तो मतलब बाकी काम सारा आसान है, मुश्किल यही लग रहा है और ये काम हम पहले ही सीख के आए हैं तो इनको सामने रखो। अब बैलेंस शीट बन रही है, तो बैलेंस शीट में ध्यान बस सिर्फ ये रखना है, 14 में खड़े होकर 14 को देख रहे हो, 15 में खड़े होकर 14 15 दोनों को देखोगे, बैलेंस शीट एज ऑन होती है। ठीक है, चलो, प्रिपेयर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, पीपीई क्रेडिट यानी कम 20 से, और फिर आगे पीपीई डेबिट यानी बढ़ 1.5 से। तो पीपीई क्रेडिट हुआ कितने से,
-20 और डेबिट हुआ कितने से 1.5। ठीक है, और तो कुछ नहीं है 14 में, और कुछ नहीं है, क्लोज कर दो। लेकिन फौरी तौर पे कुछ भी करने से पहले जो काम करना है ताकि वो गलती से मिस ना हो जाए, इसको फटाफट यहां पे लिख लो। रीस्टार्ट करना होता है ना, तो ये पहले ही लिख लो। फिर 14 में अगर ये असर बैलेंस शीट पे आया तो 15 में तो आना ही आना है। ठीक हो गया। अब जाएंगे 15 में। 15 में पीपीई 2 से डेबिट मतलब प्लस बढ़ गया, और 6 से भी डेबिट मतलब बढ़ गया, तो प्लस प्लस 0 प्लस प्लस 2 प्लस 6 जी बता दें। 111.5 रीस्टेट हो गया, ऊपर लिख दिया हमने। और दूसरा 178.5 बैलेंस शीट भी बन गई है जी। ये टॉपिक है सारा, सीनियर ने जो डराया हुआ था, और ये सेट भी है। उन्हें कहना हाँ है, पता है हमें है, ये है सच, मुझे ये बस लब जाएगा छाड़ दो 5 जज़ाकल्लाह बेटा। हाँ जी, बैलेंस शीट बन गई। अब क्या करेंगे, अब नोट बनाएंगे। माजरत के साथ जनरल एंट्रीज आज फिर रह गई, लेकिन अच्छा ही हुआ रह गई, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब वो कल हम आते साथ पहले वो काम करेंगे। फिर मैं घर से तो पता है क्या सोच के आया था, अब तो मैं क्वेश्चन 2 और 3 क्वेश्चन बैंक वाला करा दूंगा। सोच तो इंसान को रखनी चाहिए ना, लेकिन वी आर इन नो रश। समझ मैंने 6-7 दिन सोचा है, 6 दिन सोचा है, लेट से 7 दिन 8 दिन लगा दो, नो इशू। अंटिल समझ आ रही है आपको, ये 9 बच्चे के अंदर भाग दौड़ नहीं करनी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऑन ट्रैक जा रहे हैं, बिल्कुल ऑन ट्रैक जा रहे हैं, पिछली दफा ज्यादा बेहतर। अच्छा जी, नोट रिक्वायरमेंट नंबर डी, वंडर लिमिटेड notes to the financial statements for the year ended 30 जून 2015। नोट का नंबर कल भी 9 था, आज भी 9, चलो। अच्छा अब इधर देखो, कल नोट का नाम था चेंज इन पॉलिसी। क्या आज पॉलिसी बदली है? प्रायर ईयर की। ये नोट किसका है? ये अब एरर करेक्शन नोट है। क्या है? तो नाम भी वही लिखो, ठीक है। करेक्शन ऑफ एरर लिख दो, या एरर करेक्शन लिख दो, कुछ भी लिख दो। करेक्शन ऑफ एरर लिख दो, जो उन्होंने लिखा हुआ है वही लिख दो नाम, करेक्शन ऑफ एरर। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी अंग्रेजी लिखनी है। मैंने अंग्रेजी का कहा लिखनी है, पिछली क्लास में बच्चा कहता सर ये जरूरी है, मैंने कहा नहीं, यहाँ सारे गैर जरूरी बात मैं करने आता हूँ, मेरे पास टाइम ही बहुत फारेगा कि मैं गैर जरूरी काम भी करवाऊँ। हद हो गई जी। अंग्रेजी लिखनी है, जरूरी है, इसके नंबर होते हैं, देखेंगे डिस्क्लोजर में, आपको पढ़ाऊंगा भी सही। अब ये जरा छोटी सी बात है, लिखने में कोई मसला नहीं है। क्या लिखोगे? ऑन यकम अक्टूबर 13 रिपेयर वॉज रॉन्गली कैपिटलाइज्ड, रिपेयर वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी। ये बात लिख दो। ऑन यकम अक्टूबर 13 आ repair expense was wrongly debited to machinery account। बस ऑन ऊपर लिख दिया, मशीनरी अकाउंट, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ये गलती बताई। अब अगली लाइन जो मैंने कहा था खुद से लिखते हैं। कल क्या लिखा था? इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम इज एज फॉलोज। और आज क्या लिखेंगे? इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन। ये तो एरर बताया ना, अब हमने क्या किया? करेक्शन की है, तो वो बताएंगे इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स इज एज फॉलोज। ठीक है, तो द इफेक्ट ऑफ दिस करेक्शन ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ, पूरा लिखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। नंबर 1, आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कितने साल की बनती है ये? 2 साल की। ठीक है, कौन कौन से होंगे? 30 जून 2015, फिर 30 जून 2014, और बैलेंस शीट में 13 भी आ जाएगा। ठीक है, वही अपनी वर्किंग, जिंदाबाद। प्रॉफिट एंड लॉस, पीपी नॉट प्रॉफिट एंड लॉस आइटम। ठीक है, अब
रिपेयर एक्सपेंस। अब यही तो नाम बताना यहाँ पे आके भाईजान को कि कौन सी चीज हिट हुई, ठीक है। तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट मतलब बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा इंक्रीज इन रिपेयर एक्सपेंस, 20 से बढ़ गया, ठीक है। आगे बढ़े, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1.5 से कम हो गया, तो डिक्रीज इन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 1.5 से। और अगली चीज फरमाइशी प्रोग्राम, स्टैंडर्ड की फरमाइश है। ये तो हमारे सवाल का असर था। अगली चीज सवाल के असर में तो नजर नहीं आ रही, एंट्री में नजर नहीं आ रहा प्रॉफिट, लेकिन स्टैंडर्ड की फरमाइश है कि प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट बताओ, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर है ना, जो फिगर वहां लिखी हुई, बात लिखी हुई थी, ठीक है ना, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, अब यहीं से देखना, एंट्रीज में नहीं जाना। एक एक्सपेंस 20 से बढ़ा, एक काम करें, ठहर जाओ यहां पे ना, यहां पे सवाल को क्लोज करें और वर्किंग नंबर 3 तक पहुंचे हुए हैं ना, वर्किंग 4 ओपन कर लें। इसमें छोटी मोटी सारी वर्किंग्स करते रहें, वहां पे ना बड़ा गंद पड़ जाता है, ठीक है। अब ये 20 से रिपेयर एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट 20 से कम, तो प्रॉफिट का इंपैक्ट मैंने शो करना है तो -20 कर दिया, प्रॉफिट 20 से कम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, एक एक्सपेंस में हुआ है डिक्रीज, एक्सपेंस हुआ है कम 1.5 से, तो प्रॉफिट जाएगा बढ़ 1.5 से 1.5। अब नेट में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है कि नेट में हमारा प्रॉफिट का इंपैक्ट दिखाना था ना, यहां पे वही लिखा 18.5 से नेट में प्रॉफिट क्या हो गया, डिक्रीज। यहां मैंने आकर लिखा डिक्रीज। फिर देख लेते हैं, इंक्रीज हुआ एक्सपेंस 20 से, जिस वजह से प्रॉफिट डिक्रीज हुआ 20 से। डिक्रीज हुआ एक्सपेंस 1.5 से, जिसकी वजह से प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 1.5 से। अब नेट जब करते हैं तो नेट में प्रॉफिट पे डिक्रीज है ना 18.5 का, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट कितना, अगले साल में कोई एक्सपेंस कम, चलो देख लें जी, कितना 18.5। जी बेटा क्या फरमा रहे हैं आप, नहीं प्रॉफिट कैसे सेपरेट, प्रॉफिट में तो एक ही इंपैक्ट बताना है। हाँ, एक्सपेंस भी हो सकता था, इनकम भी हो सकती थी, 15-75 चीजें भी हो सकती थी, पर प्रॉफिट पे सबको जब लेकर आना है, सबको अलग अलग शो करके फिर प्रॉफिट पे एक बार उसके इंपैक्ट दिखाना है, ठीक है ना, वो एक इकट्ठा ऐसे। तो अब वर्किंग नंबर 4 का रेफरेंस दे देते हैं ना इसको, ऐसे कर, ठीक है। ये फिगर कहां पे पड़ी, ऐसे कर लेना पर्चे के अंदर भी, ओके ठीक है। चलें आगे। उसके बाद जी क्या है, आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कितने साल की बनानी है आपने, 30 जून 2015 रहता है। अच्छा चलें, अब मैं लिख तो लूँ, 30 जून 2014 और 30 जून 2013। ओ वो तो फिर गड़बड़ भी हो जाएगी, जगह भी नहीं छोड़ी। कोई बात नहीं, फिर लिख लूंगा मैं, खैर मैं अब लिख के छोड़ूंगा पहले। आइटम्स अफेक्टिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, इतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, टाइम भी सिर्फ 8-10 मिनट रह गए। 30 जून 2015, 30 जून 2000, ये सही है वैसे, 2 दिन लगा के एक सवाल कर रहे हैं हम। 30 जून 2013, नहीं आज आइए सेट तो खत्म हो जाना है, अब अगले दिनों में तो इसकी बस प्रैक्टिस चलनी है। मुख्तलिफ नस्ल सवाल करेंगे जब तक कि बिल्कुल तसल्ली ना हो जाए, थ्योरी पढ़ेंगे, एमसीक्यू, टॉपिक आज खत्म हो जाना। अभी एस्टीमेट चेंज का नोट भी इसी सवाल में बना के घर भिजवाऊंगा जी। अच्छा 15 रह गया था जी, माजरत। 15 में एक्सपेंस, डेप्शन एक्सपेंस 2 से कम हुआ, डेप्शन एक्सपेंस 6 से कम हुआ, तो मैं यहां पर कर लेता हूं ना, दूसरी वर्किंग ये कर लेते हैं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 2 से कम हुआ और 6 से कम हुआ, तो नेट में 8 से। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्ज है कि आपने सारे लिखने हैं, लेकिन आपके लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो डेप्शन एक्सपेंस में क्या है, देखो ये कोई नहीं है, ये इस साल कोई नहीं है रिपेयर का इंपैक्ट। डेप्शन एक्सपेंस जो है वो 6 से टोटल, 8 से टोटल में कम हुआ, तो डिक्रीज ही है, शुक्र है, वरना यहां भी एक लाइन डालनी पड़ती। ओके, अब
अगला है प्रॉफिट, एक सिंगल इंपैक्ट है, 8 रुपए से एक एक्सपेंस में कमी आ रही है, इस एक्सपेंस की कमी प्रॉफिट फॉर द ईयर को, हाँ जी, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर में आ गया इंक्रीज, कितना 8। ठीक है जी, आगे बैलेंस शीट में पीपीई हिट हो रहा है एंट्रीज में, देखो ठीक है, शुरू करें 14 में पीपीई 20 से क्रेडिट हुआ मतलब कम हुआ, पहले यहां पे लिख तो लें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जरा छोटा छोटा करके लिख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यार इस 8 के साथ भी रेफर करो ना, इतनी मेहनत करके वहां पे हमने निकाला है ये जी। अच्छा जी बच्चों, पीपीई 20 से क्रेडिट हुआ मतलब कम हुआ, पीपीई 20 से क्रेडिट मतलब कम, पीपीई 1.5 से डेबिट हुआ मतलब ज्यादा बढ़, तो प्लस 1.5, तो नेट में पीपीई 18.5 से कम हो रहा है, माइनस का साइन क्या बता रहा है, कमी ज्यादा है, विटामिन की कमी है, फिर कैल्शियम की कमी है, आजकल धूप तो निकलती नहीं है, तो पीपीई में क्या आ रहा है, डिक्रीज, डिक्रीज इन पीपीई कितना 18.5, माइनस नहीं भाई, डाटा नहीं है तो कोई बात नहीं है, खाली रहेगा, मैंने कॉन्सेप्ट को नहीं छेड़ा, बैलेंस शीट बननी 3 साल की होती है इस स्टैंडर्ड में, ठीक है, बैलेंस शीट नोट की बात अभी वैसे की नहीं है, अभी करते हैं नेक्स्ट, अगले साल आए, पीपीई 2 से बढ़ा और 6 से बढ़ा, डायरेक्ट कर दूं, इंक्रीज इन पीपीई, इंक्रीज इन पीपीई, लेकिन 2 और 6 से बस, रीस्टार्ट करो, इसलिए इधर देखो, पहले इसको लिख लो और अब बताओ क्या हुआ है, बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट है एज ऑन, ठीक है, पहले इसको लिख लिया, अब बताओ क्या हुआ, 2 से बढ़ा और 6 से बढ़ा, डेबिट डेबिट, ठीक है, तो +2 + 6 इज इक्वल टू -10. अभी भी क्या है, डिक्रीज ही है, और डिक्रीज कितना है 10.5, ये तो हमारी एंट्रीज से मिल गया हमें, ठीक है। अब फरमाइशी प्रोग्राम भी है, वो क्या है, रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स निकालने का हमने जरा मुश्किल वाला तरीका रखा हुआ है, लेकिन वो जबरदस्त इसलिए है कि कभी मार नहीं खाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन को रीअरेंज किया था हमने, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है। अब 14 के साल में आओ, तो 14 के साल में, बल्कि यहां क्यों आए, ये ऊपर लिखा तो हुआ है, पीपीई क्या हो रहा है 18.5 से डिक्रीज, 18.5 से क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो एसेट माइनस 18.5 और लायबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो फिर इक्विटी कितनी आ गई, -18.5, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या है, डिक्रीज है कि नहीं, डिक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। आगे बढ़े, यहां पे आने का फायदा है कि यहां से वो गलती नहीं होगी, रीस्टार्ट वाली भी, ये फिगर यहां से हमेशा उठाया करनी है जी। नंबर 6, इक्विटी डिक्रीज है एसेट में 10.5 का, -10.5, ये सेम आ रहे हैं, आसान सा, मुश्किल सवाल में डिफरेंट होता है, कोई एक लायबिलिटी साथ आ जाए फिर, तो ऐसे ना आपका जो ऊपर है वही नीचे लिखना है, ऐसा कोई उसूल नहीं है, ओके, ये ऐसे ही करना है, ऐसे करवा रहा हूं, और लायबिलिटी कोई नहीं है, तो 10.5 से रिटेन अर्निंग्स में डिक्रीज आ गया, ठीक है, और ये भी वर्किंग नंबर 4 में ही, आगे जो एग्जाम में खुद देख लेगा ना जाके, डन। ओके जी, अब रह गया है चेंज इन एस्टीमेट का नोट, बस वो बनाते हैं और जाते हैं, वो इतनी दफा बनाया था, सुभान अल्लाह, वो इतनी दफा बनाया था कि वो तो बहुत, अब उसमें रेजल्ट वैल्यू को सिर्फ शामिल करना है, वो इस टॉपिक में करना है, वो कल या परसों में मैं एक सवाल कराऊंगा, 1-2 सवाल आपको होमवर्क में दे दूंगा, फिर रेजल्ट वैल्यू हमने नहीं देखी थी कि वो बदल जाए, उसके अलावा वाला सवाल किया हुआ है, वो भी देखते हैं, फिलहाल तो इधर आओ, इतना सवाल हमारे सामने होता था, याद है जब हम यूं कहते थे कि अगर पुराने एस्टिमेटेड डेप्शन होती तो होती 14, फिर उसको हम काट देते थे और कहते थे नए वाले की कितनी है 8, तो करंट ईयर की डेप्शन 6 से कम हो गई, तो डिक्रीज इन डेप्शन करंट ईयर 6, और अगले के बारे में क्या कहते थे, बस
कितनी दफा प्रूफ किया था टाइमलाइन बना के, कितने ज्यादा सवालों में, फिर हमने इस नतीजे पे पहुंचे थे कि बस ठीक है, जो करंट ईयर का इंपैक्ट हो डेप्शन का, फ्यूचर ईयर में उसी को उल्टा के लिख दो। याद आया? कुछ नहीं याद आया तो मैं याद कराता हूं। हम यूं लिखते थे करंट ईयर और फिर फ्यूचर ईयर, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की बात होने लगी है जी, और फिर उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पर। अब अगर एस्टीमेट चेंज ना होता तो डेप्शन 14 होती, हुआ चेंज तो हो गई 8, तो डेप्रीसिएशन करंट ईयर में कम हो गई 6 से, जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ गया 6 से। याद आ रही है बातें? और अगली चीज कहा था, वो टाइमलाइन बना बना के प्रूफ किया था, और फिर कहा था बस छोड़ो इस बात को, टाइमलाइन कौन बनाए, इसको बस ऑपोजिट कर दिया करो, और ये प्रूवन है, जाकर ओपन कर लेना, जाकर उस लेक्चर को ओपन करना। अब यही बात यहां पे नोट नंबर 10 कर दो। अब नाम लिखो इसका, चेंज इन एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट में आपने थोड़ी अंग्रेजी मारनी है। ड्यूरिंग 2015 लाइफ ऑफ प्लांट है, प्लांट हैज चेंज्ड फ्रॉम 5 to 8 years। बस यही लिखो सीधा सीधा। द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज इज एज फॉलोज। ये पुरानी वाली बात दोबारा हो रही है भाई, सेम टू सेम। हम कहा करते थे इंक्रीज इन वो वर्किंग में हुआ पड़ा है, प्रॉफिट्स ऑफ करंट ईयर 6 मिलियन है या जो भी है वो देख लेना पे, ठीक है ना, यहां पे 6 मिलियन लिख लेना। ओके, वर्किंग नंबर 5। और आगे क्या है जी, डिक्रीज इन प्रॉफिट्स ऑफ फ्यूचर ईयर्स। ओके, और ये नोट भी बन गया। तो ये तीन ही चीजें आपके सामने, इधर देखिए, बस ये है IS 8, ये है IS 8, ये IS 8, इधर लाइन। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो तो ये नोट, अगर प्रायर ईयर करेक्शन हो तो ये नोट, और अगर एस्टीमेट चेंज हो तो ये नोट। लेकिन सबसे अहम बात तो करना ही भूल गया, ये क्या है, लाल है, इधर देखो जरा। लोगों को गलतियां करके बताते नहीं फिरते हम कि इस साल में भी हमसे गलती हुई थी। जब ये पहली बार जा रहा है तो इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही कर दो। यानी सारा कुछ इसलिए रिपीट किया ताकि कुछ सोचना ना पड़े, सब कुछ सेम हो गया। अब अगर एरर करेक्शन नोट होगा तो करंट ईयर प्रेजेंट नहीं होगा, जबकि पॉलिसी चेंज हो तो स्टैंडर्ड कहता है करंट ईयर में भी उसका इंपैक्ट दिखाओ। 3 में खड़े हो, 3 में भी बताओ पॉलिसी चेंज का क्या इंपैक्ट आया है, 2 में भी और 1 में भी। लेकिन अगर एरर करेक्शन है तो जिस साल में खड़े हो उस साल में लोगों को ना बताओ हमने गलती हुई फिर हमने सही की। लोगों को क्यों बताते हो यार, गलती किया सही है, अपने पास ही वाइस पढ़ी है, सही करके सही वाली भेजो, अल्लाह खैर सल्ला, ठीक है, प्रायर ईयर के। तो ये असल में अब पूरी कहानी है, ये IS 8 है पूरा। बस ये प्रायर ईयर एरर की करेक्शन करनी आ गई, नोट। ये चेंज एस्टीमेट का नोट, अभी रेजल्ट वैल्यू इसमें डाली नहीं है, ठीक है, कल डाल लेंगे। और ये चेंज इन पॉलिसी का नोट, ठीक है जी। होमवर्क में पास पेपर नंबर 3 है गालिबन और 4 है। पास पेपर 3, पास पेपर 3 और पास पेपर 4 दिखाओ जरा। पास पेपर 4 तो फखर लिमिटेड है, जिसके अंदर आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के कॉस्ट मॉडल से चेंज करके उसने किया है फेयर वैल्यू मॉडल। ट्राई करना है, मैंने खुद करवाने हैं। 3 का नाम है डैफोडिल लिमिटेड। तो पेज 407 पास पेपर 3 होमवर्क में, पेज 408 पास पेपर 4 होमवर्क में, डैफोडिल और फखर लिमिटेड, पास पेपर 3 पास पेपर 4, पेज 407 एंड 408। जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज। 1 मिनट उधर लगा दीजिएगा, फिर इधर लगा दीजिएगा।